हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। उसमें टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो अनुच्छेद 23। यानी संविधान का अनुच्छेद 23 जो है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 24। यानी संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में पारित हुआ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 2007 में। यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है 2007 में हुआ। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? तो बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। यानी कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? तो बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 वर्ष से कम बालकों का। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम। यानी बालकों को नियोजन से संबंधित कौन कौन से अधिनियम है? तो बालक नियोजन अधिनियम 1938 है। बालक श्रम यानी प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है। कारखाना अधिनियम 1948 है। खान अधिनियम 1953 है। शिशु अधिनियम 1966 है। यानी बालकों को के नियोजन से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? तो बालक नियोजन अधिनियम 1938 है। बालक श्रम प्रतिशोध और विनियमन अधिनियम 1986 है। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953, शिशु अधिनियम 1966 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? तो अनुच्छेद 23। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संरक्षण जो है राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, बेगार अथवा बलात्श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासियां। यानी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, बेगार अथवा बलात्श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासियों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 23 के तहत। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में। यानी महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। अगला मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार,
सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 25 में। यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के अनुच्छेद 25 में की गई है। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है? मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का। यानी राज्य द्वारा मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 26 का। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? अनुच्छेद 27 में। यानी संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 28(1) में। यानी संविधान के अनुच्छेद 28(1) में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? तो उद्देश्य और अनुच्छेद 25 से 28 तक। यानी भारतीय संविधान में उद्देश्य और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को, भारतीय तथा विदेशी दोनों को। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यह वह भारतीय हो या विदेशी हो। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देश्य में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देश्य में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। यानी पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। यानी अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है: लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना
संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? तो 284 अधिनियम हैं। यानी वर्तमान 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम शामिल हैं। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? तो वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था, यानी वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था जो है यह अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? तो कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नयन था। यानी संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नयन था। 1975 के आपात के दौरान किन किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संशोधन अधिनियम और निर्वाचन विधि या संशोधन अधिनियम 1975। यानी 1975 के आपात के दौरान निम्न विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1974 का संशोधन अधिनियम और निर्वाचन विधि या संशोधन अधिनियम 1975 को। अगला टॉपिक है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी अगला मूल अधिकार जो है यह संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 है। यानी संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है? तो अनुच्छेद 30(2). यानी संविधान के अनुच्छेद 30(2) में यह उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 300 का के माध्यम से। यानी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 31 खा के तहत। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 खा के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है। संविधान में किन विधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है? तो किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन,
निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वचन या उपांतरण। यानी संविधान के निम्न विधानों का अनुच्छेद 31 का के तहत संरक्षण प्राप्त है। पहला है किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना। दूसरा है राज्य द्वारा संपदा का अर्जन। तीसरा है कंपनियों का समामेलन। निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वचन या उपांतरण। ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया जाता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 31 खा के द्वारा। यानी ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया जाता है संविधान के अनुच्छेद 31 खा के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 31(1) में। यानी अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत यह उल्लिखित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? तो भाग 12 में के अध्याय 4 में। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। यानी 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो अधिकार परीक्षा को। यानी संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा गया है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो मैंडमस या परमादेश को। यानी ऐसी याचिका
जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को मैंडमस या परमादेश कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है, यानी मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय आया था? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में, यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह किस मामले में निर्णय आया? तो केशवानंद भारती मामला 1973। मूल अधिकारों से संबंधित केस, तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। यानी मूल अधिकारों से संबंधित केस कौन कौन से हैं? तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, यानी बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में दिया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त कुछ मूल अधिकार हैं। पहला है विधि के समझ समता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। यानी भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो विधि के समझ सत्ता का अधिकार है, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21, सॉरी दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 में। अगला टॉपिक है जो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाइबियस कॉर्पस क्या है? तो इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। और बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। अगली रिट है परमादेश यानी मैंडमस। इसका मतलब क्या है? परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। अगली रिट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, इसका अर्थ है रोकना।
प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना। इसे कहाँ जारी किया जा सकता है? इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगली रीट है उत्प्रेषण, यानी जिसे सर्टिओरी कहते हैं इंग्लिश में। इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। यानी उत्प्रेषण रीट क्या है? तो इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है या को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा के वारंटो। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। यानी अधिकार परीक्षा क्या है? तो इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।